एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी टूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। आइए जानते हैं ये फंड किस सेक्टर का है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस अभी करेंटली लगे हुए हैं, और आंसर करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन का जो कि अगर आप इसके इन्वेस्टर होंगे तो क्या पता आपके भी दिमाग में हो। दरअसल ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि आपको मिनिमम 35% पैसा अपना लार्ज कैप और मिनिमम 35% पैसा मिड कैप में लगाना ही लगाना है। मैक्सिमम आपको 65% लार्ज कैप में जा सकते हैं और 65% मिड कैप में जा सकते हैं। आइए जानते हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में और उसकी क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल रही है अब तक। यहाँ पे अब ये फंड 2016 से कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको SIP करने का ही ऑप्शन अवेलेबल है, और SIP में भी मैक्सिमम लिमिट लगी हुई है कि अगर आप कर रहे हैं तो एक पैन नंबर के अगेंस्ट सिर्फ 2500 रुपीज की ही SIP आप कर सकते हैं, और ये 2500 की मंथली SIP ही आपकी जाती रहेगी। इसके ऊपर कोई अमाउंट आप फंड में नहीं डाल सकते हैं। ये फंड दरअसल लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया की टॉप 250 कंपनीज का इसके पास यूनिवर्स मौजूद है। टॉप 250 कंपनीज में पहली 100 कंपनीज जो होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, वो आपकी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, और 101 से लेके 250 तक का आपकी मिड कैप कंपनीज होती हैं। ये फंड दरअसल करता क्या है, ये ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और साथ ही उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है जो कि फ्यूचर में ब्लू चिप कंपनीज बन सकती हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर की तरफ से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ फोकस रहता है, और वो क्वालिटी बिजनेस को एक रीजनेबल प्राइस पे खरीदने की कोशिश करता है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच की यूज किया जाता है, जिसमें कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे सबसे पहले फोकस किया जाता है, ना कि उनके सेक्टर्स और इंडस्ट्री पे। अगर इस फंड के हम पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो वो सिर्फ 0.63 टाइम्स ही है। यहाँ पे मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो कि मेरे एसेट की तरफ से आया है वो आपका 3 इयर्स एंड अबव है, यानी अगर आप इस फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या उसके ऊपर होना ही चाहिए। आइए जानते हैं फंड की कुछ डिटेल्स। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2010 को। इसका टोटल AUM एज ऑन 30 जून 2022 इज 20,664 करोड़। इसमें आप इन्वेस्टमेंट में लमसम में कोई पैसा नहीं जाएगा, सिर्फ आप मंथली SIP कर सकते हैं। तो मिनिमम मंथली SIP का अमाउंट है 1000 और मैक्सिमम मंथली SIP का अमाउंट है 2500। यहाँ पे एग्जिट लोड भी है। अगर आप 365 डेज के पहले निकालेंगे तो आपकी पूरे के पूरे अमाउंट पे 1% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। इसकी बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 TRI है। इसके फंड मैनेजर्स में मिस्टर नीलेश सुराना जी हैं, जो कि फंड की शुरुआत से ही फंड के साथ हैं। और अगर किसी भी फंड में अगर कोई फंड मैनेजर उसके इंसेप्शन डेट से साथ में है तो ये उस फंड के लिए काफी अच्छी चीज होती है। साथ ही में यहाँ पे दूसरे फंड मैनेजर भी हैं, अंकित जैन जी, जो कि इस फंड में 2019 से एसोसिएटेड है। अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूं तो पूरा का पूरा पैसा इंडियन इक्विटीज में लगता है। करेंटली 99.35% पैसा इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो अभी इसके पोर्टफोलियो में 70 स्टॉक्स हैं। आइए बात करते हैं पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में आपको यहाँ पे दिखेगा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में है। अब उसमें बैंक्स भी आपकी इंक्लूडेड है, फाइनेंसिंग कंपनीज भी इंक्लूडेड है, और साथ ही इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। अगर आप देखेंगे इस फंड में काफी ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में डाल रखा है। मैक्स फाइनेंशियल में भी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस में भी है, इसके बाद HDFC लाइफ में भी लगा हुआ है, और साथ ही ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में भी है। फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में इस फंड ने ऑलमोस्ट मोर देन 30% पैसा लगा रखा है। तो अगर आप इस फंड में लगा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका मोर देन 30% पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज में लग रहा है। अगर आप इतना ज्यादा एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर लेना नहीं चाहते हैं तो इस फंड को अवॉइड करिए। अब आइए रिटर्न्स पे जाने के पहले बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्या पता हो, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया था। देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैं काफी टाइम से इस फंड में पैसा लगाता चला जा रहा हूँ। पहले मुझे लमसम का भी मौका मिलता था तो मैं एवरेजिंग करता रहता था, लेकिन जब से 2016 से इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट्स बंद हुए हैं उसके बाद से सिर्फ मैं इसमें SIP कर पा रहा हूँ, और जो अब मैं SIP कर रहा हूँ उसकी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 2500 रुपए है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हूँ जिसने इस फंड में पैसा लगा रखा है। तो मुझे इस केस में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 2-2.5 साल का अगर विंडो देखेंगे तो यहाँ पे फंड ने अंडर परफॉर्म करके ही रखा है बेंचमार्क को और अपनी कैटेगरी एवरेज को। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमने फंड तो लगाया था लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो वो काफी अच्छे आए हुए हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में फंड ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है, क्या इसकी बाकी कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनको भी सेम चीज फेस करने को मिल रही है? तो जवाब है नहीं।
बाकी इस कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके HDFC का लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, ICICI का फंड है, इन फंड्स ने काफी बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। और आपकी जो एक नई कंपनी जो कि काफी एग्रेसिव है, क्वांट की भी लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में फंड अवेलेबल है जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता चला आ रहा है। तो इससे ये तो एक चीज पता चलती है कि कैटेगरी में उतना इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि कैटेगरी के पास भी सेम यूनिवर्स है, वो भी सेम तरीके से पैसा लगाते हैं, लेकिन वहां पे फंड मैनेजर्स ने ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है लास्ट 2.5 ईयर्स में भी। लेकिन इस केस में मेरे एस हेड इमर्जिंग ब्लू चिप में फंड मैनेजर परफॉर्म नहीं कर पाया है पिछले 2-2.5 साल में। तो अब इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो ग्रो नहीं करा। आइए इसमें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। इसके लिए हम साथ ही साथ रिटर्न्स की भी बात करेंगे। मेरे एस हेड इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में 3.19% दिया है, निफ्टी 50 ने दिया है 8.98% का। इसकी इंडेक्स भी हम यहां पर डाल देते हैं, निफ्टी लार्ज मिड 250, इंडेक्स ने दिया है 6.67% का। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं आया है, लेकिन हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे SIP की, फंड लमसम रिटर्न्स ले भी नहीं रहा है। तो SIP रिटर्न्स पे अगर हम देखें और इसमें हमने अगर 10,000 रुपीज की SIP करी होती और हमारी डेट अगर होती आज से 2 साल पहले की, हम ले लेते हैं 1 अगस्त 2020 से हमारे क्या रिटर्न्स बन के आए होते। ये हमको कह रहा है एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको 17.56% के मिले हैं। अब ये रिटर्न देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है 17.56, लेकिन इंडस्ट्री के जो बाकी हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल के रिटर्न के लिए। इसमें भी हम सेम डेट लगा देते हैं कि 2020 1 अगस्त से हमारी SIP अगर शुरू हुई होती तो इस फंड ने हमें कितना एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया होता, तो वो है 25.77% का, जो कि काफी ज्यादा है अगर हम मेरा एसेट से कंपेयर कर रहे हैं। मेरा एसेट में सिर्फ हमें 17.5 का आ रहा है। अगर हमने ऑलरेडी एक लार्ज एंड मिड कैप में लगाया तो हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम उस कैटेगरी के बेस्ट फंड में लगा रहे हो, या एटलीस्ट वो फंड टॉप 3 में तो आ रहा हो। लेकिन अगर हम पिछले 2.5 साल 2 साल के रिटर्न अगर हम देखेंगे, जैसे हम 2 साल की SIP ऑलरेडी देख रहे हैं, फंड ने 17.5% रिटर्न जनरेट करके दिया, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स ने मोर देन 25% रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक दूसरा फंड हम और उठा लेते हैं, जैसे HDFC का लार्ज एंड मिड कैप अगर हम उठा के देखें, इस पे भी हम रिटर्न्स देख लेते हैं कि इस फंड ने आखिर कैसे रिटर्न्स दिए हैं। सेम चीज हम यहां पे भी करके देख लेते हैं। 2020 1 अगस्त से हमारी SIP स्टार्ट हुई थी। इस फंड ने हमें 24.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया है 10,000 की SIP पे, जो कि 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुई थी। तो अब जब कैटेगरी के बाकी फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है, भले ही हमने इस फंड में लॉन्ग टर्म के लिए लगाया हो, लेकिन अगर हमारा फंड परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है रिसेंट टाइम्स में, और वो भी मैं यहाँ पे 2-3 महीने 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पिछले 2 साल 2.5 साल का होराइजन ले रहा हूँ। और इसमें एक और सबसे बड़ी चीज है कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्केट गिर रही होती, उसको अगर एक रीजन में मानता कि मार्केट गिर रही है जिसकी वजह से ये फंड नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो मुझे समझ आता है। लेकिन बाकी फंड्स मुझे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके चले दे रहे हैं, तो मैं वहां पे पैसा क्यों ना लगाऊं। जैसे मैं एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूं, तो मुझे यहाँ पे अपना कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो का इससे मूव करके मैं किसी दूसरे फंड में लगाऊं। यहाँ पे एक मेरे पास और एक नेगेटिव पॉइंट है कि मैं सिर्फ यहाँ पे 2,500 रुपए हर महीने लगा सकता हूं। तो मान लीजिए अगर मेरा पोर्टफोलियो पुराना चल रहा है, मुझे मार्केट नीचे आई हुई थी, एवरेजिंग करने का अगर मौका भी मिले तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि महीने में मैं सिर्फ 2,500 रुपए इस फंड में डाल सकता हूँ। तो मेरी एवरेजिंग करने की तो जो अपॉर्चुनिटी है वो तो इस फंड में चली गई है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उतना ही अमाउंट लगाऊं जिसपे मुझे एवरेजिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। तो अगर मेरा मेजॉरिटी चंक इस इसके पोर्टफोलियो में लगा हुआ है, तो मुझे उस अमाउंट को इस फंड से निकाल के किसी दूसरे फंड में मूव करना एक ज्यादा अच्छा तरीका होगा अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए। क्योंकि हमारा काम यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न्स निकालना है। हम किसी भी अगर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो हमारे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि हम बिलो पार वाले म्यूचुअल फंड्स में लगा दें जो कि अपनी बेंचमार्क को भी ना बीट कर पा रहे हो और ना ही वो अपनी कैटेगरी को बीट कर पा रहे हो। तो ऐसे किसी फंड में लगा के कोई फायदा नहीं, भले ही उसका जितना भी बड़ा नाम हो चुका हो। अब जैसे यहाँ पे भी इसका कॉर्पस जो है मोर देन 20,000 करोड़ का हो गया है और फंड मैनेजर को भी लग रहा है यहाँ पे आप मैनेज करना इतने बड़े अमाउंट को बहुत मुश्किल है। तो उन्हें इन्फ्लोज को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिए कि 2,500 रुपए अगर हर महीने उनके पास आ रहे हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो उन्हें पता है और वो बस उन्हीं को ही केटर कर रहे हैं कि अब बस इतना अमाउंट अगर हमारे पास आएगा हम उसको डिप्लॉय कर देंगे तो थोड़ा बहुत हमारे फंड से रिटर्न जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है कि वो भी एवरेजिंग कर पाए, क्योंकि उनको भी एक लिमिटेड इन्फ्लो ही आ रहा है हर महीने। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ करेक्ट हुई, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि फंड मैनेजर्स के पास जितना कैश पड़ा था वो उसको डिप्लॉय करते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। लेकिन इस फंड में वो चीज हो नहीं सकती, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है इक्विटीज में मोर देन 99% पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है।
है। तो अब जो मोर देन ऑलरेडी 99% पैसा इन्वेस्टेड है, कहीं पे भी लिक्विड या डेट में पैसा रखा नहीं है, तो एवरेजिंग की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। और प्लस इनके हर महीने एक लिमिटेड अमाउंट ही आ रहा है, उसी को ये अपने पोर्टफोलियो में लगा रहे हैं। तो जितनी मार्केट करेक्ट हुई उसमें इनको एवरेजिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। इनने जितना भी हिट आया इनके ऊपर, ये सिर्फ उसका हिट लिए और इन्वेस्टर्स को भी वही पास ऑन हुआ है यहाँ पे। तो फंड एक टाइम पे तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी करंट सिनेरियोज में ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और हमको कुछ ऐसे एवेन्यूज और तलाशने होंगे जहां पे हम बेटर रिटर्न्स कमा पाए। अगर इस फंड के रिटर्न्स की हम लोग बात करें तो रिटर्न्स लास्ट 1 वीक में 1.19 आया है। मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात कर रहा हूं। 1 मंथ में 8.99 आया है और 1 ईयर में 3.19 का दिया है। और अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज से इनका काफी कम रहा है लास्ट 1 ईयर का रिटर्न। अगर हम SIP रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 0.89% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। एनुअलाइज रिटर्न बनता है 1.66% का। 2 ईयर में इनका 17.09 का और 3 ईयर में 23.11 का। अब यहाँ पे 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स अगर हम देखेंगे तो ये हमको रिटर्न्स काफी अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो एक ऐसा टाइम है जो चला गया है, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स हो चुके हैं, वो हिस्ट्री है, वो वापस रिपीट नहीं हो सकती। रीसेंट टाइम्स में फंड से हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती नहीं दिख रही है। तो ऐसे किसी फंड में अगर हम पैसा लगाए हैं तो हमें करना चाहिए कि थोड़ा पैसा एटलीस्ट हम अपना किसी दूसरे फंड्स में मूव करना शुरू करें, ताकि हमें कम से कम वहां पे अगर हमें 5-6% का एडिशनल रिटर्न आ रहा है तो हमें वो मिल पाए। अदरवाइज हम एक ही फंड में अगर लगे रह जाएंगे तो यहाँ पे हमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं बन पाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। आइए बात करते हैं इसके कुछ रेशियोज के। तो अगर आप इस फंड में एक चीज देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा, दोनों चीजें आपको ये बताती हैं कि ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल फंड रहा है। अगर मैं शार्प रेशियो की कंपैरिजन करूं तो शार्प रेशियो आपके कैटेगरी एवरेज से बेटर रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी काफी हाई रही है। वो वोलेटिलिटी अपसाइड की भी हो सकती है, डाउनसाइड की भी हो सकती है, और इस फंड ने हमें वो चीज करते हुए भी दिखाया है कि अपसाइड में भी ये पूरे कैटेगरी को एक टाइम पे बीट कर रहा था, जो कि आज से 3 साल पहले की बात थी जब ये नंबर 1 फंड हुआ करता था अपनी कैटेगरी का। और लोअर साइड में भी इस फंड ने हमें करके दिखाया, जो कि आप रिसेंट टाइम्स में देख सकते हैं। तो ये था वीडियो आपका मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।